हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने रचना शरीर पेपर फर्स्ट का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है परिभाषा शरीर। अब परिभाषा तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, किसी न किसी चीज़ की आप परिभाषा डेफिनेशन पढ़ते ही रहते हो, लेकिन ये है क्या, ठीक है, और उसका क्या महत्व है वो हम देखने वाले हैं। पहले हम देखते हैं परिभाषा, यानी किसी को डिफाइन करने के लिए, उसकी एक पहचान दिलाने के लिए, ठीक है, इसको एक नए रूप से उस रूप से जाना जाए तो इसलिए हम डेफिनेशन या उसकी परिभाषा देते हैं, उसको हम बोलते हैं परिभाषा शरीर। अब हमने आयुर्वेद में देखते हैं क्या लिखा है कि शरीर में स्थित रचनाओं स्ट्रक्चर की व्याख्या सूत्र रूप, यानी जितने भी शरीर में आपको स्थित रचनाओं यानी जितने भी शरीर में आपके स्ट्रक्चर है उनकी व्याख्या करने के लिए सूत्र रूप में करना, मतलब व्याख्या यानी कि डेफिनेशन उनको डिफाइन करने के लिए सूत्र रूप में करना तथा उस सूत्र से उच्च रचना उस स्ट्रक्चर से संबंधित अधिकतम मैक्सिमम जानकारी समावेश करना ही परिभाषा कहलाता है। देखो, मतलब जितने भी शरीर हमारे स्ट्रक्चर है उनके लिए कुछ सूत्र रूप दिए गए हैं और उन सूत्रों से कह रहा है कम शब्दों में उस स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो, उसी को हम बोलते हैं सूत्र। उसी को हम क्या बोलते हैं, परिभाषा शरीर बोलते हैं। जैसे कि सूत्र क्या है, जैसे मान लो रेक्टेंगल के लिए लेंथ इंटू ब्रीथ एक सूत्र रूप दे दिया और इस सूत्र रूप से ही पहला पूरा ये एरिया कवर्ड हो जाता है। तो उसी तरह से कुछ सूत्र रूप बनाए गए हैं हर एक स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, जिनसे कि आपको पूरी जानकारी उसके स्ट्रक्चर के बारे में मिल जाएगी और इनके इन रूपों से ही कह रहा है कि आप उन स्ट्रक्चर को जान जाओगे। उसी को हम परिभाषा शरीर के अंदर देखते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कह रहे कुछ स्ट्रक्चर के बारे में, कौन कौन से स्ट्रक्चर है। तो हमें देखने वो 8 स्ट्रक्चर जो है, पहला कुर्च जो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर की तरह कोरिलेट कर लेते हैं हम इसको, दूसरा कंडरा टेंडन, तीसरा जाल प्लेक्सस, चौथा संघात कॉम्प्लेक्स जॉइंट, पांचवा है सीमंत स्यूचर ऑफ स्कल, छठा है सीवनी स्यूचर्स लाइक स्ट्रक्चर, सातवां है रज्जू यानी रोप लाइक स्ट्रक्चर, आठवां है लस्सी का लिम्ब। ये हमें 8 पॉइंट पढ़ने इस चैप्टर में और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट को। पहले हम स्टार्ट करते हैं कुर्च के साथ। तो अब कुर्च देखते हैं। कुर्च क्या है, मतलब ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। ब्रश जैसे आपने ब्रश देखा होगा, जैसे आप टूथपेस्ट से जैसे आप झाड़ू मारते हैं ना, वो वाला ब्रश हो गया, या फिर आप जैसे टूथपेस्ट है वो वाला ब्रश हो गया, या फिर मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ, ये इस तरह का जो ये हमारा कुर्च है, यानी जो झाड़ू है उस झाड़ू को हम क्या बोलते हैं, कुर्च या कुर्चा बोल देते हैं। ये साफ सफाई करते हैं। तो कुर्च की रचना कुर्च के समान होती है, यानी जो कुर्च का स्ट्रक्चर होता है वो ब्रश के समान दिखती है, ठीक है। तो क्या है कुर्च में, क्या है जो कुर्च की रचना है वो किसके समान दिखती है, ब्रश के समान दिखती है, ठीक। तो फिर हम देखते हैं परिभाषा। परिभाषा बोल दो या फॉर्म बोल दो, यानी पेशी स्नायु धमनी और सिरा से मिलने से इनके सन्निपात होने की वजह से एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि कुचल के समान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कुर्च बोलते हैं। पेशी हमारी मसल्स होती है। स्नायु को हम टेंडन और लिगामेंट दोनों कवर करते हैं। स्नायु को मतलब केवल लिगामेंट मत समझना, स्नायु टेंडन और लिगामेंट दोनों होते हैं। फिर हम धमनी यानी वेन की, धमनी यानी आर्टरी की, और सिरा यानी धमनी यानी आर्टरी और सिरा यानी वेन। तो इन चारों स्ट्रक्चर के जब मिलता है तो एक स्ट्रक्चर बनता है कुचल के समान, जिसको हम कुर्च कहते हैं। तो कुर्च क्या है, कुर्च कुछ भी नहीं है, ब्रुश की तरह दिखने वाला एक स्ट्रक्चर है जिसको कुर्च कह रही है। परिभाषा या फॉर्म कैसे फॉर्म हुआ है, तो आपने बताया पेशी स्नायु धमनी और सिरा के मिलने से एक स्ट्रक्चर बना जिसको हमने कुर्च कह दिया। फिर हम बात करते हैं कुर्च की संख्या के बारे में। तो हमने बताई कुर्च की संख्या 6 होती है। कुर्च की संख्या 6 होती है, ठीक। अब इनका स्थान बताते हैं कि जो कुर्च आपकी बॉडी में कहाँ पर इनका स्थान होता है। तो हस्त, पाद, ग्रीवा एंड मेद्र। हस्त मतलब हाथ की बात कर रहा है, यानी पाल्मर एपिन्यूरिसिस की, यानी जो आपका हैंड होता है, ये जो हमारा हैंड होता है ना, इसमें जो हमारा ब्रश लाइक की तरह एक ब्रश की तरह जो अपीयरेंस होगा उसको हम बोलते हैं हस्त के अंदर। अब मॉडर्न में से रिलेट करते हैं पाल्मर एपिन्यूरिसिस, मतलब एक हाथ में एक होगा तो 2 हाथ है 2, ऐसे पाद में 2, और ग्रीवा में 1, मेद्र में पेनिस में 1। इस प्रकार से हमारे बॉडी में 4 गहरे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। देखो, जैसे आपके हाथ में दिखाया गया है ना, ये कुर्च बनाया गया है, हस्त कुर्च है। अब ये हस्त कुर्च किससे बना होगा, ये हस्त कुर्च जो मैंने अभी बताया ना आपको कि पेशी स्नायु और धमनी, और देखो यहाँ पर पेशी भी होंगी यानी मसल्स भी होगी, और यहाँ पर धमनियाँ भी होंगी, यहाँ पर टेंडन लिगामेंट्स भी होंगे, और यहाँ पर वेन। ये सारी एक स्ट्रक्चर मिलके एक क्या बना देती है, कुर्च बना देती है। ये सब स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाती है, कुर्च बना देती है, ठीक है। और ये हाथ में है तो इसको हम बोलते हैं हस्त कुर्च, ठीक। और पैर में हो जाएगा तो हम बोलेंगे पाद कुर्च। जबकि हम मॉडर्न में से रिलेट करते हैं पाल्मर एपिन्यूरिसिस, और पाद को कुर्च को हम बोलते हैं प्लेंटर एपिन्यूरिसिस। तीसरा हमने बोला कुर्च कहाँ पर होता है, हमारा ग्रीवा कुर्च होता है। तीसरा कौन सा कुर्च होता है, ग्रीवा कुर्च होता है, ठीक। अब ग्रीवा कुर्च जिसको हम बोलते हैं लिगामेंट न्यूके। जब मॉडर्न में पढ़ोगे तो आप यहाँ सर्वाइकल में आप एक न्यूके एक लाइन से पढ़ोगे मेम्ब्रेन तरह, तो वहाँ पर भी कह रहा है कि ये 4 स्ट्रक्चर की वजह से कौन कौन से, पेशी स्नायु धमनी और सिरा के मिलने से एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कुर्च बोलते हैं, और वो ग्रीवा में होता है तो उसको हम ग्रीवा कुर्च बोलते हैं। फिर है हमारा पास मेद्र कुर्च यानी पेनिस में कुर्च है, जिसमें सस्पेंसरी लिगामेंट, यानी जो सस्पेंसरी लिगामेंट है यहाँ पर, इसी को क्या बोला, मेद्र कुर्च बोला गया है।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कुर्च के बारे में। कुर्च कुछ भी नहीं है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर की तरह अपीयरेंस होता है हमारे बॉडी में, जो चार चीज़ों के मिलने से बनता है पेशी, स्नायु, धमनी और शरीर। जहाँ पर ये चारों चीज़ों का सन्निपात होगा वहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा कुर्च। और ये चार चीज़ों को सन्निपात कहाँ पर होगा, हमने देखा चार ही जगह पर होगा, हस्त में, पाद में, ग्रीवा में और मेद्र में। तो इस तरह से आप कुर्च को याद रख सकते हो। अब हम बात करते हैं एक और दूसरे जिसको हम बोलते हैं कंडरा। कंडरा को हम टेंडन और लिगामेंट दोनों बोल सकते हैं। कंडरा को आप स्पेशली टेंडन नहीं कह सकते, ना ही स्पेशल लिगामेंट कह सकते हो। हम बस कोरिलेट करते हैं आयुर्वेद में कि टेंडन और लिगामेंट दोनों ही कंडरा को हम कह सकते हैं। पहले हम बात करते हैं कि परिभाषा की, यानी गोल रस्सी के आकार को स्नायु कहते हैं, स्नायु को कंडरा कहते हैं। जो गोल रस्सी के आकार को स्नायु को कंडरा कहते हैं। देखो स्नायु क्या होती है, जो आपकी रस्सी होती है उसको हम बोलते हैं स्नायु, लेकिन जो गोल रस्सी है, गोल रस्सी की जो स्नायु है उसको हम बोलेंगे कंडरा। नॉर्मली आप कहते हैं जो रस्सी होती है उसको आप स्नायु बोल देते हो, ठीक है। और यदि वो रस्सी क्या हो जाए, गोल हो जाए, तो उसी को हम कह रहे हैं कंडरा कह देंगे। तो ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर नॉर्मल रस्सी की तरह शेप हुआ किसी मांसपेशी का तो स्नायु बोल देंगे, और यदि कह रहा है गोल शेप होगा तो इसको हम कंडरा कह देते हैं। या फिर आप नॉर्मली ये भी कह सकते हो जो गोल स्नायु है, यानी जो गोल स्नायु है इसको डायरेक्टली हम कंडरा कह सकते हैं। और आपने स्नायु के जब प्रकार पढ़े होंगे तो इसमें एक स्नायु का प्रकार आता है व्रत स्नायु। उसी व्रत स्नायु को ही कह रहे हैं कि हम कंडरा कहते हैं। तो गोल स्नायु के आकार को स्नायु को कंडरा कहते हैं। बड़ी लंबी स्नायु को, यानी जो बिग हो लंबी हो, ठीक है, और स्नायु को कंडरा कहते हैं। जो बड़ी लंबी स्नायु को हम कंडरा कहते हैं, यानी स्नायु का ही एक रूप है हमारा कंडरा, ठीक। अब संख्या कितनी कंडरा की, कितनी संख्या बताई गई है, 16 संख्या बताई गई है। अब स्थान, ये जो एक कंडरा है, टेंडन लिगामेंट है, वो कहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो हमारे पास दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं। तो एक हाथ में दो होंगी तो दो पैर में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। उसी तरह दो हाथ में कितने हो जाएंगी, 4। और ग्रीवा में भी कितनी हो जाएगी, 4। पृष्ठ यानी बैक में भी कितनी हो जाएंगी, 4। इस प्रकार से टोटल हमारे पास बॉडी में कितनी कंडराएं हो जाएंगी, 16 कंडराएं हो जाएंगी, ठीक है। और इनका कार्य क्या होता है, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। एक्सटेंशन और फ्लेक्शन का कार्य, यानी कि जो आपकी बॉडी, मतलब जो आपके, अगर आप हाथ का एक्सटेंशन और फ्लेक्शन करते हो वो किसकी वजह से करते हो, इन कंडराइंग की वजह से ही कह रहा है कि आप एक्सटेंशन और फ्लेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो ये इनका कार्य हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर देखो कंडरा का हमने मतलब क्या बना था, कंडरा जो हम मॉडर्न में समझे टेंडन का काम क्या होता है, मसल्स को बोन्स को कनेक्ट करना। यानी टेंडन का हम कैसा रखते हैं, तंबू से। यानी जो टेंडन होते हैं वो मसल को कनेक्ट करते हैं बोन से, जो टेंडन होते हैं वो मसल को कनेक्ट करते हैं बोन से। तो इस तरह से आप ध्यान रखते हो। तो अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बता दूँ, जैसे देखो ये हमारे पास फीमर बोन है, ये फीमर है, और ये हमारे पास टीबिया है। फीमर यानी लेग की बोन है, टीबिया ये हमारे लेग से ऊपर की यानी फीमर, देन थाई वाली बोन है, और ये हमारे लेग की बोन है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मसल्स है ये बोन से कनेक्ट होती है। जो ये मसल्स है ये बोन से कनेक्ट होती है। तो मसल को बोन से कनेक्ट कौन करा रहा है, ये टेंडन, यानी ये जो रस्सी है वो मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम करती है। उन्हीं को हम बोलते हैं कंडरा। और ये कंडरा कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, यानी कि हाथ में पाई जाती है, पैर में पाई जाती है, ग्रीवा में पाई जाती है, और आपके पृष्ठ यानी बैक रीजन में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं तीसरे, जिसको हम बोलते हैं जाल, और इसको हम मॉडर्न में बोलते हैं प्लेक्सिस या नेटवर्क, ठीक है। देखो हमने एक गलती कर दी है, जो कुर्च में ये ऐसे ऐसे नेटवर्क बना दिया ना, ये नेटवर्क यहाँ जाल में ये बनेगा, ऐसा नेटवर्क ये जाल में बनेगा, ठीक है। ये गलती से लिख गया है। ये तो ब्रूस लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, जैसे ब्रूस में स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ब्रश लाइक, इसको हम कुर्च बोलते हैं। ये तो हमारा क्या है, जाल प्लेक्सिस है, ठीक है। इसको आप कट कर लेना। तो यहाँ पर जो प्लेक्सिस यानी यहाँ पर जो जाल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या बोल देते हैं, प्लेक्सिस नेटवर्क, ठीक। तो अब आप बात करते हैं इसकी परिभाषा की, यानी जाल की परिभाषा क्या है। भाई कितना सिंपल नाम है जाल, तो जाल की परिभाषा भी क्या होगी। देखो शरीर में तंतुओं को जाल कहते हैं, यानी शरीर में जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, उनका जो नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जाल कहते हैं। अब ये बनता कैसे है, देखो ये 4 चीज़ों से मिलकर बनता है, मांस, सिरा, स्नायु और अस्थि। मांस, सिरा, स्नायु और अस्थि के मिलने से एक जाल टाइप स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाल ही कहते हैं। देखो हमारी बॉडी में क्या, जो जाल यानी प्लेक्सस बनाने के लिए 4 चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है। पहला मांस यानी मसल्स, दूसरा सिरा यानी वेन्स, स्नायु यानी लिगामेंट, अस्थि यानी बोन। ये 4 चीज़ मिलकर क्या करती है, प्लेक्सस बनाती है। और ये प्रत्येक 4 जाल के होते हैं, प्रत्येक के कह रहा बता रहा है इसमें 4 जाल होते हैं।
यानी कि 4 इसमें किसके होंगे, यानी 4 फाइबर मास के होंगे, 4 सिरा के, 4 स्नायु और 4 अस्थि के। जब ये 4 फाइबर मिलके कह रहा है कि एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम जाल बोलते हैं। ठीक है, ये टोटल कितने हो जाते हैं, 16 जाल हो जाएंगे। इस प्रकार से मिलकर कितने 16 जाल बनाते हैं, 16 जाल हैं। 4 मास के, 4 सिरा के, 4 स्नायु के, 4 अस्थि के। संख्या कितनी हो गई, 16 है। अब हम देखने वाले हैं इनके स्थान की, यानी जो जाल है प्लक्सिस है हमारी बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। दो, देखो मणिबंध और गुल्फ में। मणिबंध को हम रिस्ट जॉइंट, यानी रिस्ट जॉइंट में जाल प्रेजेंट होते हैं, और हमारे एंकल जॉइंट में ये जाल प्रेजेंट होते हैं। तो 8 होते हैं मणिबंध में और 8 होते हैं गुल्फ में। कैसे, देखो अब एक हाथ में हमारे, देखो ये मणिबंध यानी जो रिस्ट जॉइंट है हमारे पास कितने हाथ है, 2 हाथ है। तो सीधी सी बात है, यानी कि 2 हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। तो अभी मांस सिरा स्नायु अस्थि, देखो मांस सिरा स्नायु अस्थि, यहाँ पर एक जाल बनाएंगे भाई, चारों का इनका जाल बनाएगा, संनिपात हो जाएगा। ऐसे ही राइट हैंड में मांस सिरा स्नायु और अस्थि, जब ये 4 चीज़ मिलेंगी तो यहाँ पर इनका एक जाल हो जाएगा। इस प्रकार के कह रहा है कि 8 हो जाएंगे। और ठीक है, देखो अगर आप ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आपके पास 2 रिस्ट जॉइंट होते हैं, 2 एंकल जॉइंट होते हैं। तो एक रिस्ट जॉइंट में कितना होगा, यानी मान लो ये रिस्ट जॉइंट है, तो इस रिस्ट जॉइंट में एक सिरा होगा, सॉरी एक मांस होगा, एक सिरा होगा, एक स्नायु होगी, एक अस्थि होगी। तो चारों मिलकर एक जाल बना रहे होंगे। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 4। ऐसे ही दूसरे रिस्ट जॉइंट में हो जाएंगे, दूसरे मांस सिरा स्नायु और अस्थि, तो कितने हो जाएंगे, 8। और उसी तरह एक एंगल जॉइंट में, उसी तरह दूसरे एंगल जॉइंट में, और टोटल कितने जाल बन जाएंगे हमारी बॉडी में, टोटल 16 जाल बन जाएंगे। तो इस तरह से आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, इनकी संख्या कितनी होती है, 16 मैंने बता दिया है। मांस सिरा स्नायु अस्थि दोनों रिस्ट जॉइंट में और दोनों एंगल जॉइंट में, इस तरह से टोटल 16 जाल हमारे बॉडी में बन जाते हैं। अब हम देखते हैं मॉडर्न में इसको किस तरह से रिलेट करते हैं। ए नेटवर्क ऑफ फाइबर इन द बॉडी इज कॉल्ड प्लक्स है, यानी कि जो नेटवर्क ऑफ फाइबर यानी जो फाइबर का नेटवर्क है हमारी बॉडी में, उसी को हम प्लक्सिस बोल देते हैं। ए टिपिकल अरेंजमेंट ऑफ मसल्स, किसका अरेंजमेंट होता है, वो मसल, वेसल, लिगामेंट और बोन्स। ठीक है, किसका, यानी कि किसका अरेंजमेंट होता है, जहाँ पर मसल्स अरेंज हो, वेसल्स हो, लिगामेंट हो और बोन्स हो। इन चारों चीज़ों का जब अरेंजमेंट एक जगह होता है हमारी बॉडी में, वही कह रहा है कि एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम प्लेक्सस बोल देते हैं। और वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, रिस्ट में और एंकल जॉइंट में प्रेजेंट होता है। तो ये हो गए हमारा जाल, जिसको हम प्लेक्सस बोलते हैं। तो हम बात करते हैं अस्थि संघात के बारे में। तो अस्थि संघात का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स जॉइंट। ठीक, अब अस्थि संघात का यहाँ पर क्या मतलब हुआ, इसके नाम से ही समझो, अस्थि का संघात, मतलब जहाँ पर अस्थियाँ मिल रही हो, यहाँ पर मिलना ना हो, इसको हम अस्थि संघात बोलते हैं। मॉडर्न में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स जॉइंट। कॉम्प्लेक्स जॉइंट क्यों बोल रही है, क्योंकि जब भाई जब 2 और 2 बॉन्ड आपस, 2 से अधिक बॉन्ड जब आपस में मिलती है तो उसको जॉइंट बोल रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 से अधिक बॉन्ड है तो इसलिए हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स जॉइंट, क्योंकि 3 बॉन्ड के मिलने से मिलकर बन रहा है। परिभाषा, 2 से अधिक अस्थियों के सम्मिलन, यानी जहाँ पर 2 से अधिक अस्थियों का मिलन हो उसको हम अस्थि संघात कहते हैं। उनकी टोटल कॉम्प्लेक्स जॉइंट की संख्या कितनी होती है, 14। यानी 14 ऐसी जगह होती है जहाँ पर 2 से अधिक बोन आपस में मिलती है। जैसे कि पहले हम देखते हैं सक्शन, यानी पैर में देखते हैं गुल्फ यानी एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट में भी आप देख सकते हो कि टिबिया फिबुला और फिर मेटाकार्पल फेलेंजेस यहाँ पर ऐसे जुड़ते हैं, और ऐसे 2 पैर होते हैं तो यानी कि 2 हो जाएंगे। जानू यानी कि नी जॉइंट के बाहर दे सकते हो, वहाँ पर पटीला होता है, टिबिया फिबुला फीमोरस, तो टिबिया फिबुला होता है। तो यहाँ पर भी कह रहा है 2 से ज़्यादा बोन है। तो इस तरह से वंशन एंड हिप जॉइंट का तो आप समझते ही हो। मणिबंध उसी तरह से रिस्ट जॉइंट भी हो जाएगा, और कर्पूरन उसी तरह से रेडियस यानी कि एल्बो जॉइंट हो जाएगा, जहाँ पर रेडियस, अल्ना और ह्यूमर, ऐसी तरह से कक्षाएं शोल्डर जॉइंट हो जाएगा। त्रिक यानी कि भाई सैक्रम, 3 जो बोन्स होती है, और सिर में यानी कि हमारे पास 5 बोन एक साथ मिलते हैं, इसको हम स्कल में बोल देते हैं। क्रेनियम में होते हैं ना टेम्परल बोन, मैंडिबल, टेम्पोरल हो गई, पैराइटल हो गई, फ्रंटल हो गई, तो ये सारी बोन आपस में ज़्यादा मिलती है। ठीक है, वहाँ पर 2 से अधिक बोन मिलती है, तो ये भी इसके अंदर आ जाएंगे हमारे अस्थि संघात के अंदर। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। अब हम बात करते हैं सीमंत की, यानी स्यूचर ऑफ स्कल, यानी स्यूचर्स के बारे में। परिभाषा, अस्थि के किनारे जिसमें सिले हुए उसे संघात कहते हैं, यानी अस्थि के किनारे जिसमें सिले हुए उसे हम अस्थि संघात कहते हैं। इनकी संख्या अकॉर्डिंग टू आचार्य स्वरूप 14 ही होती है, यानी सीमा संघात ही होते हैं। जो सीमांत के संघात यानी जो ये अस्थि संघात थे, सेम इनकी संख्या इनके अनुसार ही बता दी, लेकिन आचार्य भागवत ने इनकी संख्या 18 बताई। ठीक है, उन्होंने बोला कि टोटल जो अस्थि संघात है जो ऊपर हमने पढ़ा है वो 14 है। उनमें से कह रहे 13 बॉन तो सेम है, लेकिन जो एक बॉन है, एक बॉन कौन सी, ये सिर वाली, ये जो सिर वाली स्कल बोन है, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर 5 सीमंत है। 5 सीमंत मतलब 5 फ्यूचर्स होते हैं। ठीक है, जो आपने पढ़े भी होंगे, टेम्पोरल पैराइटल मिल गई, ऑसिपिटल और
इस तरह से जो बॉन्ड मिलती है आपस में, तो उनको कह रहा है कि वो कितनी इनकी संख्या बताई, 5 संख्या बताई, यानी 5 सीमेंट है, 5 फ्यूचर्स प्रेजेंट होते हैं, तो 13 में 5 जोड़ने में कितना आ जाएगा 18, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 18। केवल सिर में एक अस्थि संघात के स्थान पर 5 सीमेंट गणना की गई है हमारे आचार्य भागवत ने। तो अब हम बात करते हैं सीवनी की, जिसको हम बोलते हैं रेफिस एंड स्यूचर्स। तो पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। शरीर के वे भाग जो परस्पर सीव एंड स्यूचर्स के सदृश जुड़े हुए प्रतीत होते हैं उन्हें सीवनी कहते हैं। ठीक है, मतलब शरीर के वे भाग जो परस्पर सीवन एंड फ्यूचर के सदस्य से जुड़े हुए होते हैं या ऐसे प्रतीत होते हैं उन्हें हम सीवनी कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी बताई गई है, देखो, यानी फ्यूचर्स है रेफे, इनकी जो संख्या कितनी बताई है 7 बताई गई है। जैसे हम सिर में 5 होती है, जीवा में 1 होती है, मूत्र इंद्रिया या पेनिस में कितना होता है 1। सिर में 5 होते हैं, स्कल में 5 फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, कोरोनल फ्यूचर, फ्रंटल फ्यूचर, सेजाइटल, पैराइटल और लैम्बर्ड फ्यूचर्स। ठीक, अब हम बात करते हैं जीवा की। तो जीवा में 1 बताई गई टंग, टंग में एक फ्यूचर प्रेजेंट होता है, या फिर एक लिंगु इस तरह से कह सकते हो, फ्रेनुलर लिंगे, फ्रेनुलर लुंगे, जिसमें हमारी जो टंग है वो अटकी हुई होती है, फ्रेनुलर लिंगे, तो वो भी किसके अंदर आ जाता है, सीवनिया के अंदर आ जाता है। फिर एक मूत्र इंद्रिया, मूत्र इंद्रिया पेनिस कह सकते हो, जिसमें आता है एनोकोगल रेफे, एनोकोगल रेफे, एनोकोगल रेफे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जो आपका ग्लांस पेनिस है वो नीचे की तरफ, यानी अध, यानी नीचे की तरफ जो अटका हुआ होता है, ठीक है, अटैच होता है, वो किसकी वजह से होता है, ये वो होता है एनोकोगल रेफे की वजह से। ठीक है, देखो जैसे मान लो यहाँ पर ये जो आपका पेनिस है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर जो नीचे की तरफ एक अटका हुआ होता है, इसी को बोलते हैं एनोकोगल रेफे, जो कहाँ तक स्टार्ट होता है, आपके ग्लैंस पेनिस के लोअर साइड स्टार्ट होता है और एंड होता है आपके एनस तक, यानी एनस तक होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एनोकोगल रेफे, जो भी किसके अंदर आ जाएगा, सीवनिया के अंदर आएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट मांस रज्जु। मांस रज्जु क्या है, लॉन्ग फेसिकल बॉन्ड ऑफ मसल्स। देखो पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि मांसपेशियों से बनी लंबी लचीली रस्सी को सदृश रचना को मांस रज्जु कहते हैं। कुछ भी नहीं है मांस रज्जु, देखो मांसपेशियां जो मसल्स का बना हुआ होता है, लॉन्ग होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और रस्सी की सदृश रचना, और यानी रस्सी के समान उसका स्ट्रक्चर होता है, उसी को मांस रज्जु कहते हैं। ठीक, इनकी संख्या कितनी बताई है, 4 बताई गई है। देखो पृष्ठवंश यानी पृष्ठवंश के दोनों ओर, यानी वर्टिकल कॉलमन के दोनों ओर होती है। जैसे वर्टिकल कॉलमन हो गई तो 2 यहाँ पर मान लो एंटीरियर साइड हो जाएंगी और 2 इसके पोस्टीरियर साइड हो जाएंगी, 2 बाहर की तरफ हो जाएंगी और 2 अंदर की तरफ हो जाएंगी। और इनका काम क्या होता है, ठीक है, इनका काम होता है पेशी को बांधने के लिए, यानी मसल्स को बांधने के लिए कार्य कौन करती है, मांस रज्जु। देखो जैसे मैं यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखा भी देता हूँ। देखो जो ये है ना, ये जो ये लटकी हुई है, इनको हम क्या बोलते हैं, मांस रज्जु बोलते हैं। 2 आगे की तरफ होती है और ये 2 पीछे की तरफ होती है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मांस रज्जु।